हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री की एनसीईआरटी। इसमें हमारा चल रहा है अभी क्लास 6 का चैप्टर 4। आज हम देखेंगे जिसका नाम है आरंभिक नगर। मतलब आपको पता है कि सबसे पहले नगर कहाँ बसे। ठीक है, सबको पता है कि मैंने आपको पहले चैप्टर्स में पढ़ाया था कि सबसे पहले लोग कहाँ थे, उनने क्या स्टार्ट किया, पशुपालन कब किया, एग्रीकल्चर कब स्टार्ट किया। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले नगर सिटीज कहाँ बनी। सबसे पुराने टाइम में सिटी का मतलब ये हो गया कि सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से वो लोग कर रहे थे। तो सबसे आरंभिक नगर कहाँ थे, चलिए हम वो आज देखेंगे। तो इसमें पहले दिया है हड़प्पा की कहानी। ठीक है, आप सबने पढ़ा होगा सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, उसकी कहानी इसमें बताई गई है। देखिए, लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। देखिए, जब 150 साल पहले सबसे पहले जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो जो वहां पर मजदूर काम कर रहे थे उनको क्या हुआ कि अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिल गया। मतलब जैसे कि जब वो खुदाई कर रहे होंगे तो उनको क्या वहां पर ईंटें मिली, खूब सारी ईंटें, वो भी अच्छी ईंटें। तो क्या हुआ, तो इस काम में जुटे इंजीनियर को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। हड़प्पा जो है अब वो पाकिस्तान में पड़ता है। उन्होंने सोचा कि ये ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें ईंटें मिलेंगी। ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़कर ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारत पूरी तरह नष्ट हो गई। जब वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो उन्हें ईंटें मिली, तो उन्होंने उनको निकाल लिया और ले गए। इससे क्या हुआ, जो हड़प्पा नगर की जो काफी सारी इमारतें होंगी जिन ईंटों से ये बनी होंगी, तो वो नष्ट हो गई। ठीक है, उन्हें इस वक्त इसका महत्व समझ में नहीं आया और वो उसे ले गए। और इससे उन्होंने रेलवे लाइन में यूज कर लिया। तो सोचिए वो कितनी अच्छी स्थिति में होगी कि उन्होंने उसे रेलवे लाइन के लिए यूज कर लिया। इसके उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। ठीक है, और तब ये पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप में सबसे पुराने शहरों में से एक है। तब इनको पता चला कि ये जो है जगह, ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में सबसे पुराने जो शहर बसे थे उनमें से एक है। चूंकि ये नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। वरना नगर तो इसमें मोहनजोदड़ो बहुत सारे मिले हैं, अभी आप देखेंगे। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। 4700 ईयर्स एगो इनका इस शहर का निर्माण हुआ। तो सोचिए आज से कितने समय पहले सिटीज बनना स्टार्ट हो गई थी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये नगर हमें कहाँ कहाँ से मिले थे। तो ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले थे। ठीक है, जहाँ तक कि पश्चिमी भाग में हमें ये स्थल ज्यादातर मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हैं, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि मिले हैं। ठीक है, तो इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि लाल रंग के बर्तन थे। ठीक है, ऐसा आता है ना लाल, मतलब ये पूछ सकते हैं कि किस कलर के थे, तो रेड कलर के मिले थे हमें। अब ये मैप जो है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको अच्छे से देख लीजिए। इसमें स्थल दिए हुए हैं, जैसे कि ये देखिए पश्चिम की साइड ये दिया है सोतका को, मोहनजोदड़ो। ठीक है, यहाँ से हमारी सिंधु नदी के पास है, आप देखिए ये नगर है ना, मोहनजोदड़ो, गनवरी वाला। इसके बाद ये नदियां हैं सिंधु की, सहायक, झेलम, चेनाब, रावी। यहाँ पर रावी पर ही आप देखिए हड़प्पा है। और यहाँ पे हमारा राखीगढ़ी और कालीबंगा है। कालीबंगा हमारा उधर पे है राजस्थान में। ये देखिए गुजरात में कौन से है, धौलावीरा और सुरकोदा। ठीक है, यहाँ पर लोथल है। तो ये जो है, जैसे जो बच्चा हिस्ट्री का जिसका ऑप्शनल है हिस्ट्री, उस हिस्ट्री के पेपर में ऑप्शनल पेपर में आपको पता है कि आपको मैप आते हैं करने को, वो बता देंगे आपको, उसमें बताना है कौन सी जगह है और उसके बारे में थोड़ी चीज़ें भी लिखनी है, वहाँ क्या मिला क्या था, उसकी स्पेशलिटी। तो इसलिए आप ये मैप को, जो हिस्ट्री ऑप्शनल वाले हैं वो तो बहुत अच्छे से पढ़ लें और बाकी लोग भी इस मैप को अच्छे से देख लें। तो फ्रेंड्स देखिए, इन नगरों में से कई को दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया। ये जो नगर थे इनको दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, एक पश्चिम की साइड, एक पूर्व की साइड, मतलब एक वेस्ट साइड एक ईस्ट साइड। तो पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। जो पश्चिम का भाग था वो ऊंचाई पर बना था, छोटा। और पूर्वी हिस्सा था वो बड़ा था लेकिन ये नीचे था।
अब देखिए जो ऊंचाई पे बना होगा, यानी वो जो राजा महाराजा जो भी होंगे उनके, तो उनके लिए होगा, बड़े लोगों के लिए, इसलिए ऊंचाई पर वो छोटा बना था, और पूर्वी हिस्सा नीचे बना था और बड़ा था, तो वो आम लोगों के लिए बना होगा। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। ठीक है, इन्होंने अगर पूछे, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि वेस्ट साइड क्या था, तो क्या था, नगर दुर्ग था, और नीचे वाले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्से की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई गई थी। जो दोनों हिस्से थे उनकी चारों तरफ दीवार बनाई थी पक्की ईंटों की। इनकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। मतलब वो ईंटें बहुत अच्छे से उन्होंने बनाई थी। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से, इस फैक्ट को आप लिख लेना कि मोहनजोदड़ो से हमें महान स्नानागार मिला था। ठीक है, मतलब एक खूब बड़ा पवित्र स्थल था जिसपे स्नान करने के लिए। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। देखिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इतने पुराने समय में उनने ईंटें बनाई, प्लास्टर किया, मतलब ये सारी चीज़ें इन्होंने ऐसा किया, इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई। इन सरोवर ऐसे, मतलब ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मेंस में लिखने आ जाए तो ये डिटेल आप लिखिए तो काफ़ी इफेक्ट होगा। इस सरोवर में से दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। ठीक है, उतरने के लिए सीढ़ियां भी थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। मतलब तालाब था, उसके चारों तरफ कमरे थे, उतरने के लिए सीढ़ियां थी। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। ठीक है, तो इसको देखने के हिसाब से ये मतलब अनुमान लगाया गया कि मतलब जैसे उनके जो त्योहार होते होंगे, जो भी होता होगा, उस विशेष अवसरों पे यहाँ पे लोग स्नान करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। ठीक है, वैसे जैसे आप अग्निकुंड देखेंगे जिसमें यज्ञ करते हैं, वो हमारे आगे वैदिक काल में बहुत ज्यादा थे, लेकिन इस समय भी दो स्थलों से, कालीबंगा और लोथल, कौन से, कालीबंगा और लोथल से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे, मतलब वो लोग यज्ञ करते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह मतलब जहाँ पर खूब सारा सामान रखते हैं उसको भंडार गृह कहते हैं। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से हमें बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। तो फ्रेंड्स आप ये फोटो सामने देख सकते हैं, महान स्नानागार, मतलब ये था पवित्र तालाब उनका। आप देख सकते हैं सीढ़ियां हैं, चारों तरफ कमरे हैं, इस तरीके का था, जिसपे विशेष अवसरों पे लोग नहाते होंगे। तो जैसे अभी भी अपने यहाँ भी कुछ त्योहार होते हैं, उसमें अपन मतलब स्पेशल कुंभ होता है जिसमें नहाते हैं नदियों में, तो इस तरीके से उनका भी ये स्पेशल तालाब था। इसकी फोटो अच्छे से देख लीजिए कैसा था। इसके बाद हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, देखिए ऐसी ईंटें होती थी वहां पे। ठीक है, इस तरीके की। इसके बाद भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल के होते थे। देखिए ऐसा नहीं है कि उन्होंने घर बनाया तो एक बस एक मकान बना दिया, दो मंजिल के भी मकान थे उस टाइम पे, सोचिए। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। बीच में आंगन होता था, चारों तरफ कमरे होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था। ठीक है, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ये सब जो डिटेल है ना, अगर आपसे मेंस में क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब विशेषता बताइए जो मतलब हड़प्पा सभ्यता के समय जो मकान बनते थे उनकी विशेषता बताइए, तो ये सब चीज़ें आप लिखेंगे तो आपका आंसर एट्रैक्टिव हो जाएगा। मेरा पढ़ाने का मकसद यही है कि मैं इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊं क्या है, और इस आप एक बार सुन लेंगे तो आपको फिर हमेशा वो याद रहेगा। मतलब इन नगरों के घर में मैंने आपको बताया दो मंजिल होते थे। बीच में आंगन होता था, चारों तरफ कमरे होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ठीक है, उनके अपने घर, हर घर में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले होते थे। जो उनके नाले थे वो ढके हुए होते थे। ठीक है, अब इससे क्या पता है नाले ढके, इसमें क्या बात है, इसका मतलब ये है कि वो लोग साफ सफाई का ध्यान रखते थे। ठीक है, बीमारियों से बचने के लिए, और कोई नाले में गिर ना जाए। ठीक है, आजकल खुले नाले होते हैं जिनमें लोग गिर भी जाते हैं। तो देखिए उस टाइम के लोग कितने सही थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था। जो नाले थे उनको एक लाइन में बनाया गया था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अब उल्टी की ढाल बना दो नाली की तो पानी तो जाएगा ही नहीं, तो उनमें इतना दिमाग था, उन्होंने एक ऐसी ढाल बनाई जाए कि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों के
सड़कों की नालियों से जोड़ देते थे। घर में नालियाँ होती थी जो हम सड़कों की नालियों से जोड़ देते थे, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाते थे। नालों के ढके होने के कारण इन्हें जगह-जगह पर मेनहोल बनाए गए थे, जिनके ज़रिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। मतलब काफ़ी इन्होंने दिमाग से काम किया था इतने साल पहले, मतलब देखिए 4000 साल पहले। उसके बाद वैदिक सभ्यताएँ वो पढ़ेंगे आप तो देखेंगे एकदम से मतलब सिटीज़ ख़त्म हो गई, उसके बाद एकदम वो गाँव वाली मतलब गाँव में रहने लगे लोग। तो देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई थी इनने और वो एकदम ध्वस्त हो गई आगे जाके। तो घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। तीनों चीज़ें एक साथ योजनाबद्ध तरीके से करते थे। अब देखिए वहाँ के नगरीय जीवन, वहाँ की लाइफ कैसी थी। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो सिर्फ इमारतें बनाने का ही काम करते होंगे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे, मतलब जो शासक थे वहाँ के वो ही इन खास इमारतों की योजना बनाते होंगे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर-दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते होंगे। मतलब जब ये लोग मतलब घर बनाते होंगे तो ये लोगों को बाहर भेजकर जो मतलब जरूरी चीजें हैं वो मंगवाते होंगे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। ठीक है, इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते भी थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। तो क्या होता था इनका नगरीय जीवन कैसा था, जो मतलब खास लोग थे वो नगर की योजना बनाते होंगे, लोगों को भेजकर वो बहुमूल्य चीजें बनाते होंगे, सोने चांदी के आभूषण भी पहनते होंगे और उधर लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते थे, क्योंकि मोहरों पर हमें लिखावट मिली है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। जो शिल्पकार थे स्त्री पुरुष वो मतलब उद्योग स्थल पे अलग अलग चीजें बनाते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। साथ ही साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिलते थे जिनसे बच्चे खेलते थे। तो देखिए उस समय क्या था कि ट्रेड भी चलता था इनका दूसरे देशों से, तो कई चीजें आती थी और कई चीजें जाती थी। अब देखिए सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला। ठीक है, ये दिखाया गया है, ऊपर एक सड़क बनी है और एक नाला बना है। बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मोहर। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर एक हड़प्पा की मोहर बनी हुई है, देखिए उस पर लिखा हुआ है और कुछ बना भी है, पता नहीं सांड जैसा शायद। इस मोहर के ऊपर के चिन्ह पर खास लिपि है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का ये प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाईं और नीचे पकी मिट्टी के खिलौने हैं। ठीक है, इस तरीके के मिट्टी के खिलौने होते थे। और ये जो मोहर पे लिखा हुआ है ना लिपि, हड़प्पा सभ्यता की कोई नहीं पढ़ पाया है अभी तक। देखिए आप कोशिश करिए शायद आप पढ़ लें। जस्ट किडिंग। तो मतलब उनकी लिपि जो है वो कोई नहीं पढ़ पाया है, इस तरीके की उनकी मोहर होती थी। एनसीईआरटी का सबसे अच्छा जो पढ़ने का है वो यही है कि आपको चीज़ें देखने को भी मिल जाती है कि वो कैसी थी उस समय। तो फ्रेंड्स देखिए आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, जो हमें वहाँ से चीज़ें मिली हुई हैं उनको देखेंगे। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें मिली हैं, मैंने आपको बताया आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं पुरातत्वविद, वो पुरानी चीज़ों के हिसाब से हिस्ट्री के बारे में वर्णन करते हैं, अध्ययन करते हैं उसका। तो उन्हें जो चीज़ें मिली है उसमें अधिकतम पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई हैं। ठीक है, देखिए इसमें लोहा नहीं है, ये ध्यान रखिए। तांबे, कांसे, सोना, चांदी, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कौन सी धातु की चीजें हमें मिली हैं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षण वस्तु में मन के बाट और फलक है। देखिए इसमें क्या है, ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर पत्थर के बाट है। देखिए बाट क्या होता है, आपको दिख रहा है साइड में, बाट है। इन्हें कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया है। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। जब किसी चीज का वेट करना होता था तो शायद ये बाट रखते होंगे। देखिए कितने मतलब ढंग से बने हुए हैं। मध्य में बाएं मन के देखिए मध्य में बाएं मन के इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए थे। इनके बीच छेद किए गए हैं ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। ठीक है, मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक,
ये जो चित्र है वो आप देखते रहिए। नीचे दाई कढ़ाईदार वस्त्र एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। देखिए मूर्ति मिली है तो देखिए इसको कितने अच्छे से उन्होंने बनाया है। ये चीजें ही हम देखते हैं इनमें। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। ठीक है, इन आयताकार मोहरों पर समांतर जानवरों के चित्र मिलते थे। तो वहां पर मोहरें मिली हैं। मोहरों में क्या है, आयताकार है, उन पर जानवरों के चित्र हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। किस कलर के? काले रंग के, ठीक है, डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। तो देखिए कपास की खेती सब कहाँ होती थी? सबसे पहले मेहरगढ़ में 7,000 साल पहले। तो हमें जो मोहनजोदड़ो है वहां से हमें कपड़े के टुकड़े टुकड़े जो है वो कई चीजों पे चिपके मिले हैं। जैसे चांदी के एक फूलदान के ढक्कन, कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं पे। ठीक है, पकी मिट्टी तथा फेयन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाने या किसी मोहरों पर पच्चीकारी करना। मतलब जैसे कोई व्यक्ति अगर एक विशेष काम करता है तो हम उसे विशेषज्ञ कहते हैं। ठीक है। अब जो ऊपर मूर्ति दी थी, मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। जो मैंने अभी इससे पहले आपको मूर्ति दिखाई है, ये उसके बारे में बात करें कि कितने अच्छे से वो बनी है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें ये पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों इस काम में दक्ष थे। तो अब ये काम कौन करता था, अभी हमें इसकी जानकारी नहीं है। फेयंस, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। जो फेयंस है, आप देख सकते हैं एक चित्र बना हुआ है, वो हमने मतलब आर्टिफिशियल तरीके से वो बनाते थे। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। ठीक है, क्या बालू और स्फटिक पत्थर जो होता था उसका चूर्ण बनाएंगे, उसमें गोंद को मिलाकर ये वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले और हल्के समुद्री हरे होते थे। ठीक है, फेयंस के मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो अगर कभी आ जाए कि फेयंस क्या है, तो आप ये ध्यान रखिए कि इसको आर्टिफिशियल तरीके से वो लोग बनाते थे। कच्चे माल की खोज में, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। ठीक है, कच्चा माल जैसे कपास को कच्चा माल बोलते हैं ना कपड़े के लिए। जैसे लकड़ी या धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनके इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोग कई चीजें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। अब ये बताया गया है कि इसमें कौन सी चीजें वो बाहर से मंगाते थे, कौन सी चीजें वो मतलब बाहर बेचते थे। तो मतलब कई चीजें तो वहां मिल जाती थी, लेकिन कुछ जो धातु या पत्थर थे वो बाहर से मंगाते थे। देखिए हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। ये जो फैक्चुअल चीजें हैं ना, कहाँ से क्या मिला है और कहाँ से वो आया इंपोर्ट करते थे, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको नोट करनी है और उनको रिवीजन करना है। तो हड़प्पा के लोग जो तांबा मंगाते थे वो राजस्थान से मंगाते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। आपको पता है ओमान कहाँ है, वहां से वो लोग तांबे का आयात करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ठीक है, टिन का आयात कहाँ से करते थे? ईरान और अफगानिस्तान से। तो कांसा कैसे बनता है? जब तांबा और टिन को मिलाते हैं तो कांसा बनता है। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। सोना कहाँ से मंगाते थे? आधुनिक कर्नाटक से। और बहुमूल्य पत्थर वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे। ये फैक्चुअल चीजें हैं, ये आपको नोट करके इनको बार बार रिवाइज कर लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। ठीक है, लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। तो
किसान और चरवाही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। तो देखिए फ्रेंड्स, ऊपर एक मोहर दी हुई है। तो इसमें ये बताया कि लोग सिर्फ नगरों में नहीं रहते थे, नगर के साथ साथ वो गांवों में भी रहते थे, और गांव के लोग ही जो थे वो शहर के लोगों को बाकी चीजें उपलब्ध कराते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तेल और सरसों उगाते थे। ठीक है, ये फसलें वो उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात नहीं है। ठीक है, जब जमीन की जुताई करनी होती है तो उसके लिए हम हल का यूज करते हैं। हड़प्पा काल के उनके हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे लकड़ी के बनाए जाते थे, लकड़ी के तो नष्ट हो गए। लेकिन हल के आकार के हमें खिलौने मिले हैं, जिससे पता चलता था कि वो लोग हल का इस्तेमाल करते थे। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। आपको पता है पश्चिम की तरफ थोड़ी बारिश कम होती है, संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। वो पानी को स्टोर करते होंगे। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। तो ये जानवर वो पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और अ, चारागाह होते थे। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। ठीक है, उनके लिए होते थे तालाब और चरगाह, पर उनको कहीं और दूसरी जगह भी ले जाते थे वो चारे के लिए। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। तो ये सारे काम वो करते थे। अब देखिए गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। ठीक है, कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा है। कच्छ का जो स्थान है वहां पे धौलावीरा नगर है, मैंने आपको मैप में दिखाया था। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। तो वहां पे साफ पानी भी था और जमीन भी उनकी उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था। बाकी मैंने आपको पहले बताया कि नगर दो भागों में बटे थे। एक पश्चिम का क्षेत्र जो ऊंचा था और छोटा था, उसको कहते थे नगर दुर्ग, और जो मैंने बताया था पूर्व का हिस्सा था, ठीक है, निचला नगर, जहाँ जो बड़ा था। ठीक है, लेकिन जो धौलावीरा था वो तीन भागों में बटा था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके चारों तरफ दीवारें थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था। मतलब ये नगर थोड़ा अलग था, जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था, मतलब लकड़ी में जड़े हुए ने अभिलेख बनाए थे। यहाँ एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या था, पत्थरों में खुदा पाया गया। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। मैंने आपको ये दिखाया था लोथल, वो कहाँ था, गुजरात की खंबात की खाड़ी के पास। यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ये एक तरीके से इनका चीजें बनाने का केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी है। इस भंडार गृह से कई मोहरे, मुद्रांकन, मोहरबंदी, गीली मिट्टी पर दबाने से उनकी छाप मिले हैं। ठीक है, यहाँ से भंडार गृह मिले हैं, कई तरह की मोहरें मिली हैं। मतलब लोथल जो था वो उनका एक बंदरगाह शहर था। लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। देखिए, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी, संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता था। ठीक है, गुजरात में लोथल था और यहाँ पे धोलावीरा था, तो उसका बताया गया है कि उसकी अलग विशेषताएं थी। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिलते थे। तो ये जो लोथल था, वहां से हमें मतलब कई चीजें बनाने का केंद्र था। यहाँ पे कई चीजें बनती थी। मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। देखिए, मोहरें मिली है लेकिन वो सामान लेने देने के लिए नहीं बनी। वो उन जो चीजें थी उनको चिन्हित करने के लिए, उन पे निशान बनाने के लिए लगाई गई थी एक तरीके से। थैले को बंद करने के बाद उस उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते थे। ठीक है, चीजों पर गीली मिट्टी लगाई, फिर उस पर मुहर की छाप लगा दी। अक्सर ये छाप टूटी हुई नहीं होती थी, तो ये साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। ठीक है, अब वो ये भी देखते थे कि सामान जैसा भेजा जा रहा है वैसा ही जाए, इसलिए वो मोहर लगाते थे।
सभ्यता के अंत का रहस्य। ठीक है, देखिए, लगभग 2900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, मतलब अचानक ही लोग इन नगरों से चले गए। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। ठीक है, दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। अचानक ही देखना ये चीजें बंद हो गई। तो इसका रीजन है कि क्यों हो गई, ये सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। ठीक है, पानी नहीं रहेगा तो फिर कैसे लोग उस जगह पे रह सकते हैं। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाया कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में होता है। तो इसके कुछ रीजन बताया गया कि बाढ़ आ गई होगी, है ना, सूखा पड़ गया होगा, जो भी है। लेकिन सब जगह एक साथ कैसे हुआ, ये एक जो है वो रहस्य है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। इसके अलावा 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे। तो इसके कई सारे रीजन हैं, बहुत सारे, कि प्राकृतिक कारणों से, है ना, उनकी व्यवस्था का अंत हो गया। इसमें नीचे एक दिया हुआ है फैक्ट जो अधिकतर मतलब विदेशों के बारे में रहता है। देखते हैं, हम इसे देख लेते हैं। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। ये मिस्र के बारे में बताया गया है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र के शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, ऐसे पिरामिड बनाते थे। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहते थे। ठीक है, मूवी भी है मम्मी, देखना। इनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। इनमें खादान, पेय, वस्त्र, गहरे गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर शामिल थे। मतलब वो कहते थे कि शायद मरने के बाद भी हम लोग को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े, इसलिए ये सब उनके साथ रख देते थे। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। बाप रे, बेचारे अगर नहीं चाहते हो तो भी दफना देंगे। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। मतलब ये पिरामिड में, मतलब आप समझिए कि उनके शासकों को दफनाया जाता था और काफी उनके साथ चीजें भी दफनाई जाती थी, जो एक तरीके से सबसे ज्यादा धन दौलत इनके लिए इस काम में खर्च होती थी। इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वैसे तो इसमें कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन बस आपको क्या करना है, इस इन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको नोट डाउन कर लेना है अच्छे से, और उनको रिवीजन करना है। अब मेरे समझाने से ये हो गया कि अब आपको कुछ चीज़ें ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में रहेंगी। इसके आगे हम इसकी क्विज भी करेंगे और हम देखें, मतलब ऐसा कोशिश करेंगे कि प्री से पहले हम ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी अपनी ख़त्म कर लें। एंड इन वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।